चलिए देखिए, आज का जो टॉपिक है आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है गुप्त वंश। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ से प्रश्न बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, जैसे प्राचीन भारत के इतिहास जब पढ़ते हो तो उसमें जो हड़प्पा सभ्यता है, वैदिक काल है, ठीक है ना, मौर्य वंश हुआ या फिर ये गुप्त वंश हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण 4-5 जो चैप्टर हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, और यहाँ से प्रश्न बनता है। तो चलिए गुप्त वंश के बारे में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, कहता है कि जो गुप्त वंश है, सबसे पहला प्रश्न तो आपको यही याद रखना पड़ेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है ना, पहला पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। देखो फालतू बात नहीं होगी, हम टॉपिक पे ही बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, अब देखो तो इसका संस्थापक कौन है, ये प्रश्न आपके एग्जामों में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था श्रीगुप्त। क्या नाम था, श्रीगुप्त। ठीक है ना, तो ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि गुप्त वंश के संस्थापक का नाम बताइए, तो क्या बताओगे, श्रीगुप्त था। और श्रीगुप्त से संबंधित एक और जानकारी आपसे पूछा जाता है। ठीक है ना, कहा जाता है कि जो श्रीगुप्त था वो एक उपाधि धारण किया था। क्या धारण किया था, उपाधि। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, गुप्त वंश के जो शासक आएंगे, 3-4 शासक हैं ऐसे हैं जिन्होंने उपाधि धारण किया था। और गुप्त वंश के शासकों ने कौन सी उपाधि धारण किया था, ये प्रश्न हर बार एग्जामों में बनता है, तो इस पे उपाधि पे भी ध्यान देना है। जैसे इसके पहले कल क्या हमने पढ़ा था, चोल वंश, तो चोल वंश से भी जो शासक उपाधियां धारण किए थे वहां से प्रश्न आता है, और गुप्त काल में भी जो शासक उपाधि धारण करेंगे तो वहां से भी प्रश्न बनता है। तो संस्थापक आपको याद रखना है, राजधानी आपको याद रखना है, उपाधि याद रखना है। क्लियर है, तो देखो ये जो श्रीगुप्त था ये कौन सी उपाधि धारण किया था, तो महाराज की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था, महाराज, महाराज की उपाधि धारण किया था। ये आपको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एक पॉइंट और, श्रीगुप्त से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, और इस शासक के बारे में है ना, जो चीनी यात्री था जिसका नाम था इत्सिंग, नाम सुना सुना लग रहा है। मैंने जब आपको पढ़ाया था मैंने कहा था चीनी यात्री भारत आए थे, तो उसमें कौन कौन था, फाहियान था, है ना, सयुंगन था और हेनसांग था, फिर इत्सिंग था। तो जो इत्सिंग भारत आया था, और इत्सिंग जो है श्रीगुप्त के बारे में जानकारी देता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, आपसे पूछ देगा कि कौन चीनी यात्री श्रीगुप्त के बारे में जानकारी देता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि चीनी यात्री इत्सिंग। ठीक है ना, तो चीनी यात्री इत्सिंग इसके बारे में बताता है। चीनी यात्री, ये चीनी का मतलब खाने वाला चीनी की बात नहीं हो रही, चाइना की बात हो रही है। ठीक है ना, चीनी यात्री कौन है, इत्सिंग। चीनी यात्री इत्सिंग जो है क्या करता है, श्रीगुप्त की जानकारी देता है। ठीक है ना, श्रीगुप्त की जानकारी देता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है ना, अब आओ दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। अब कहता है कि संस्थापक तो है श्रीगुप्त, लेकिन गुप्त वंश का एक वास्तविक संस्थापक भी है। ये भी आपके प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं ना, वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है बेटा, बताओ। कल भी हमने देखा कि वास्तविक संस्थापक कोई और था, संस्थापक कोई और था। वास्तविक संस्थापक उस शासक को कहा जाता है जो अपने साम्राज्य को मजबूत करता है ना, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का काम करता है, उसको हम वास्तविक संस्थापक के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने किसी संस्था की स्थापना कर दिया, लेकिन मेरे जो वंश में आगे मेरा लड़का आया और उस संस्था को क्या कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, तो वास्तविक संस्थापक कहलाएगा। मैं तो संस्थापक कहलाऊंगा, लेकिन जो उसने बड़ा किया तो वो क्या कहलाएगा, वास्तविक संस्थापक है, बड़े स्तर पे किया। तो उसी तरह से इसका जो वास्तविक संस्थापक था, वास्तविक संस्थापक, ये बहुत बार पूछता है। ठीक है ना, तो याद रखना वास्तविक संस्थापक कौन था गुप्त वंश का, तो चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम था,
चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है। हम मौर्य वंश में पढ़ रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, लेकिन यहाँ पे चंद्रगुप्त नाम तो मिलेगा लेकिन मौर्य नहीं मिलेगा, प्रथम द्वितीय मिलेगा, ठीक है ना। अब चंद्रगुप्त मौर्य आ जाएगा तो मौर्य वंश का हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम, यहाँ पे चंद्रगुप्त गुप्त के साथ मौर्य नहीं है शब्द, ठीक है ना। प्रथम द्वितीय करके मिलेगा तो समझ जाना कि वो गुप्त वंश का शासक है, और चंद्रगुप्त मौर्य मिल जाएगा तो समझ जाना मौर्य वंश का शासक है। क्लियर हो रही है बात। अब सुनिए, तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये वास्तविक संस्थापक था। और यहाँ से एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है इसकी उपाधि को लेकर। किसको लेकर? उपाधि को लेकर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने बार बार अभी कहा कि उपाधि से प्रश्न यहाँ से बनते ही बनते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो उस उपाधि का नाम है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि? महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था भाई? चंद्रगुप्त द्वितीय, सॉरी चंद्रगुप्त प्रथम। ये उपाधि क्यों धारण करते थे, इसके पीछे रीजन क्या था? अपने आप को भारी भरकम दिखाने के लिए। जैसे अगर राजा साहब दरबार में आ रहे हैं तो केवल चंद्रगुप्त, अब जो दरबान है वो क्या बोलेगा कि चंद्रगुप्त प्रथम पधार रहे हैं, चिल्लाते हैं सब ना, फिल्मों में देखे होंगे। और उसने उपाधि धारण कर लिया महाराजा धीराज, तो जो दरबान है वो बोलेगा महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम पधार रहे हैं। तो एक वजन आ रहा है, महाराजा धीराज चंद्रगुप्त प्रथम पधार रहे हैं। तो वजन के लिए ये जो है उपाधि, भारी भरकम उपाधियां ये ग्रहण करते थे कि बोलने में और सुनने में लगे कि बहुत विराट और विशाल राजा है, बहुत है ना, शक्तिशाली राजा आ रहा है। तो इस तरह से आपको उपाधि का नाम याद रखना है। फिर देखो, गुप्त वंश से एक पॉइंट और याद रखना है, इसकी राजधानी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? राजधानी। तो गुप्त वंश की जो राजधानी थी ना वो थी पाटलिपुत्र, है ना। क्या थी? पाटलिपुत्र। लेकिन जब शुरुआत में तो पाटलिपुत्र ही था, लेकिन बाद में जब चंद्रगुप्त प्रथम आएगा ना, वो राजधानी प्रयाग को भी बना देगा। किसको बनाएगा? प्रयाग। और साकेत भी मिलता है। क्या मिलता है? साकेत का मतलब होता है अयोध्या। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? अयोध्या का पुराना नाम साकेत है। तो राजधानी के रूप में हमें पाटलिपुत्र भी देखने को मिलता है गुप्त वंश में, प्रयाग भी देखने को मिलता है और साकेत भी देखने को मिलता है। क्लियर है। अब चलिए, आपसे पूछेगा नेक्स्ट पॉइंट कि भाई गुप्त वंश का जो भाषा था, राजकीय भाषा क्या थी भाई? तो राजकीय भाषा थी संस्कृत। क्या थी भाई? संस्कृत थी। क्लियर हो गई बात। फिर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है, पांचवा पॉइंट याद रखना। कहता है कि गुप्त वंश का उदय कहाँ पर हुआ था? ये पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है ना। तो गुप्त वंश का उदय कौशाम्बी में हुआ था। कहाँ हुआ था? और ये पीसीएस में पूछा गया, तो याद रखिएगा, है ना। तो गुप्त वंश का जो उदय है, गुप्त वंश का उदय कहाँ हुआ था भाई? कौशाम्बी में हुआ था। कौशाम्बी में हुआ था। अभी कुछ फैक्ट बता रहा हूं, अभी धीरे धीरे शासकों में आएंगे तो थोड़ा बहुत मिलेगा जानकारी। एक और पॉइंट याद रखना जो आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि जो गुप्त वंश के शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे। किसके सामंत थे? कुषाणों के। वहां वो ये काम करते थे, ये पहले से ही राजा नहीं थे, राज परिवार के नहीं थे, ये कुषाणों के वहां सामंतगिरी करते थे, सामंत का काम करते थे। बाद में ये शासक वर्ग में शामिल हुए, शासक बने, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, ये शासक बनने से पहले प्रारंभ में क्या थे? जो गुप्त शासक थे वो कुषाणों के सामंत थे, ठीक है, याद रहेगा ना। तो याद रखिएगा ये क्या थे? गुप्त जो है प्रारंभ में कुषाणों के बारे में हम पढ़ेंगे, घबराइएगा मत। क्या थे? कुषाणों के सामंत थे। क्लियर हो गई बात। तो ये कम से कम 6 पॉइंट आपको किसी भी हाल में याद रखना है। गुप्त शासकों का एक क्रम बता रहा हूं जहां से आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है क्रम कि किसके बाद कौन सा गुप्त शासक आया, किसके बाद कौन सा गुप्त शासक आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो एक 5-7 राजाओं का क्रम हम देख लेते हैं और याद रखना पड़ेगा, और फिर हम एक एक शासक को पकड़ेंगे और उसके बारे में व्याख्या पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो गुप्त शासकों का नाम आपको याद रखना है, गुप्त शासक।
तो गुप्त शासकों में आपको नाम याद रखना है, पहला नाम आप याद रखना है श्रीगुप्त का। किसका? श्रीगुप्त, ठीक है ना। श्रीगुप्त के बाद जो राजा बनेगा गुप्त वंश का, उसका नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। ये भीम का लड़का घटोत्कच नहीं है, ये श्रीगुप्त का लड़का घटोत्कच है। एक भीम का लड़का भी, उसका भी नाम क्या था, है ना? महाभारत देखे हो ना, है ना? जब युद्ध लड़ने जाता है तो भीम क्या कहता है, पुत्र अपना आकार बढ़ाओ। जब उसको मार दिया जाता है तो आकार इतना बढ़ाता है और शत्रु की सेना पे गिरना, तो शत्रु की सेना पे जब गिरता है तो सारी सेना उसके नीचे दब के मर जाती है ना। तो वो घटोत्कच नहीं है, ये गुप्त वंश का घटोत्कच है, ठीक है ना। तो घटोत्कच, ठीक है ना। तो श्रीगुप्त के बाद राजा कौन बनेगा? घटोत्कच बनेगा। घटोत्कच के बाद बनेगा चंद्रगुप्त प्रथम। कौन बनेगा? चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान से सुनिए। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो बहुत ही प्रतापी शासक था और वहां से भर भर के झोला में प्रश्न पूछा गया है, उस शासक का नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त। और जो पांचवा शासक आएगा इसके बाद, उसका नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम है? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसके बाद जो शासक आएगा उसका नाम क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आएगा? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद जो अंतिम आएगा वो विष्णुगुप्त, ठीक है ना। तो आपको ये पूरा नाम याद रखना पड़ेगा। कुमारगुप्त आएगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बाद आएगा स्कंदगुप्त। कौन आएगा? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बाद भी बहुत सारे राजा आएंगे, लेकिन हम अंतिम यही कर देते हैं। अंतिम होगा विष्णुगुप्त। कौन होगा? विष्णुगुप्त। क्लियर हो गई बात? तो आपसे यहां से ये क्रम पूछा जाता है बड़े एग्जामों में, दे देगा इधर उधर शासकों को, कहेगा क्रम से बताइए, काल क्रम के अनुसार सजाइए कि कौन पहले था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था। तो कम से कम ये क्रम आपको याद होना चाहिए। और वनडे में क्या पूछेगा? वनडे वाले क्रम में ना फंसे, आराम मस्त रहें। आपसे पूछेगा कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो पहला नाम याद रखना है श्रीगुप्त। आपसे पूछेगा गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, बस इसी में तुम लोग फरी आ गए, है ना। लेकिन जो बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसको क्या करना पड़ेगा? उनको पूरा घोल के पीना पड़ेगा भैया। नाम के साथ साथ हर एक शासक के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इनके बारे में नहीं पढ़ना है हमें। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ना है, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना है, चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ेंगे, और ये मतलब यहाँ से लेके और ये पूरा हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब हम एक एक शासक को उठाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम को पहले और उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल में इतना लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दूं ना। अब आइए अब शासक को देखते हैं, वहां से क्या क्या आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं उसको भी हम देख लेते हैं एक एक करके। चलिए अब सबसे पहला शासक हम किसको पकड़ेंगे भाई? चंद्रगुप्त प्रथम को पकड़ेंगे, ठीक है ना। चंद्रगुप्त प्रथम। अब यहां से क्या प्रश्न बनता है, ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट, पहले तो इनके पत्नी का नाम याद रखना है, फहीम भट्ट। पहले तो इनके पत्नी का नाम याद रखना है, क्या नाम था? कुमार देवी। क्या नाम था? इनकी पत्नी का नाम था कुमार देवी। और ये जो कुमार देवी थी वो लिच्छवी राजकुमारी थी। क्या थी? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहले से भी हम लिच्छवी गणराज्य के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। चेटक के बारे में आप पढ़े होंगे, उनकी पुत्री और उनकी बेटी दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो ये जो कुमार देवी थी, क्या जी, मैं वही उनकी बहन और पुत्री के बारे में। तो कुमार देवी जो थी वो क्या थी? लिच्छवी राजकुमारी थी, राजकुमारी थी। याद रहेगा ना। अब सुनो, ये जो दूसरा पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। जैसे विक्रम संवत शुरू हुआ था, शक संवत शुरू हुआ था, उसी तरह से गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था पूछा गया, तो क्या बताओगे? चंद्रगुप्त
प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था। कब से माना जाता है? तो 319 ईस्वी से हम क्या मानते हैं? गुप्त संवत की शुरुआत हो गई थी, ऐसा मानते हैं। ठीक है ना। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा और मिलान करने के लिए देता है कि विक्रम संवत कब से, है ना, शक संवत कब से और गुप्त संवत कब से। तो बताओ विक्रम संवत कब से माना जाता है? बाप रे, 58 पढ़े थे ना, कहीं कहीं 57 भी लिख के आता है। ठीक है ना, तो घबराइए ना। 58 और एक होता है आपका 78 शक संवत है और 319 जो है गुप्त संवत है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त संवत की शुरुआत किया था, गुप्त संवत की शुरुआत किया था, शुरुआत किया था। ठीक है ना, और ये कब से माना जाता है? 319 ईस्वी से। ठीक है ना, ये डेट आएगा आपके एग्जाम में, डेट पूछता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, ध्यान से सुनिएगा। जब इन्होंने कुमार देवी से विवाह किया, उनकी पत्नी का नाम जो था कुमार देवी, तो कुमार देवी से विवाह करने के बाद एक मुद्रा चलाया था, सोने की मुद्रा चलाया था। उस सोने की मुद्रा को कहते हैं दाम्पत्य मुद्रा। क्या कहते हैं? दाम्पत्य। दंपति का मतलब क्या होता है पता है आपको? दंपति का मतलब होता है पति पत्नी, है ना। जब इन्होंने शादी कर लिया तो अपने और रानी के नाम से क्या चलवाया? सोने के सिक्के, स्वर्ण सिक्का चलवाया था, जिसको हम सिक्के को कहते हैं दाम्पत्य मुद्रा। और उस सोने के सिक्के पे राजा और रानी के चित्र अंकित हुआ करते थे एक साथ। ठीक है ना, ये भी याद रखना है। तो आपसे पूछा गया एग्जाम में कि दाम्पत्य मुद्रा किसने चलाया था? किसने? दाम्पत्य मुद्रा। ये जो दाम्पत्य मुद्रा था वो क्या था? स्वर्ण मुद्रा था। क्या था? स्वर्ण मुद्रा चलाया था। और ध्यान से सुनिएगा, दाम्पत्य मुद्रा में क्या था भाई? तो राजा और रानी के चित्र एक साथ अंकित थे, चित्र एक साथ अंकित थे। याद रहेगा। अब सुनो, यहां से एक जानकारी, दो जानकारी बता रहा हूं। आपके एग्जामों में पूछा जाता है कि जो सोने के सिक्के थे, स्वर्ण सिक्के, उनको अभिलेखों में क्या कहा गया है, और जो चांदी के सिक्के थे उनको अभिलेखों में क्या कहा जाता है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखो, जितने हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ते हैं तो अभिलेखीय जानकारी भी मिलती है और साहित्यिक जानकारी भी मिलती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि अभिलेखों में स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा दिनार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये प्रश्न पीसीएस में बना है। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिए, अभिलेखों में, कहां पर? अभिलेखों में स्वर्ण सिक्कों को, किसको बाबू? स्वर्ण सिक्कों को क्या बोलते हैं? सिक्कों को दिनार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिनार। ठीक है ना, दीदार मत बोल देना। तो दीदार करने का मतलब क्या होता है? वाह भाई, क्या बात है फहीम भट्ट, देखना, अच्छी बात है। और अभिलेखों में जो चांदी के सिक्के थे, चांदी के सिक्कों को क्या बोलते थे? रुपयका बोलते थे। क्या बोलते थे? रुपयका। याद रखिएगा, रुपयका, या कहीं कहीं रुपया भी लिख के आता है, रुपयका याद रखिएगा। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी आपको चंद्रगुप्त प्रथम में याद रखना है। इसके बाद कौन आएगा हमारा? समुद्रगुप्त, है ना। समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, लिखो पहले इसको, तभी से आराम से बैठे हो। चलो बोलो, चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम बताओ। आई क्या है, थोड़ा और तेज बोलो। चंद्रगुप्त की पत्नी का नाम? ये कहाँ की राजकुमारी थी? और दूसरा पॉइंट क्या है? 319 ईस्वी। और इन्होंने एक मुद्रा चलाया था जिसका नाम क्या था? बहुत बढ़िया। और अभिलेखों में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा गया है? और चांदी की मुद्रा को याद रहेगा आपको। चलिए अब आते हैं हम, ध्यान से सुनिए। इतिहास में कई जगहों पे ये भी लिखा गया है कि जो कुमार देवी थी, ठीक है ना, कुमार देवी जो थी लिच्छवी राजकुमारी, उन्हीं के पुत्र थे ये समुद्रगुप्त। उन्हीं के क्या थे? ये पुत्र थे। कुछ इतिहास के किताबों में ये लिखा गया। तो समुद्रगुप्त के बारे में हम पढ़ते हैं। समुद्रगुप्त
ठीक है ना। तो समुद्रगुप्त के बारे में ध्यान से देखो, इनको माना जाता है कि ये क्या थे, कुमार देवी के पुत्र थे, जो लिच्छवी राजकुमारी थी। तो पहला पॉइंट यहीं से याद रखना, आपके एग्जामों में भर भर के पूछा है कि लिच्छवी दौहित्र किसे कहा गया है। क्या पूछा गया है, लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। लेकिन इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है कि कुमार देवी का पुत्र था समुद्रगुप्त, लेकिन दौहित्र का मतलब होता है नाती, दौहित्र मतलब, लेकिन इसको दौहित्र बोला जाता है, लिच्छवी दौहित्र। नाती, नाती का मतलब हुआ कि कुमार देवी की बेटी का बेटा था कुमार देवी के बेटी का बेटा था। दौहित्र का मतलब ये होता है, लेकिन इतिहास की किताबों में पुत्र लिख दिया गया है। मैं दोनों बात बता दे रहा हूं, कंफ्यूजन मत रहिएगा बाद में, ठीक है ना। तो चलिए, तो इसी समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है भाई, समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र। ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है ना। दौहित्र, गड़बड़ हो गया, लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वनडे एग्जामों के लिए, आपसे पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को। और बड़े एग्जाम वाले याद रखिएगा, पूछता है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था। अभी तक तो पढ़ रहे हो, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, लेकिन कहा किसने था, स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था, तो स्मिथ ने क्या कहा, स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को, क्या कहा था, समुद्रगुप्त को क्या कहा, भारत का नेपोलियन कहा था, नेपोलियन। क्यों कहा गया था, क्यों कहा गया था, ध्यान से सुनिए। जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, वो कभी युद्ध हारा नहीं था, सारे युद्ध, जितना युद्ध लड़ा था अपने जीवन में सारे युद्ध जीते थे। उसी तरह से कहा जाता है कि जो समुद्रगुप्त था, इसके शरीर पर, कहाँ पे बाबू, इसके शरीर पे 100 घाव के चिन्ह थे। क्या थे, घाव के चिन्ह थे। इसके शरीर पे 100 घाव लगे थे, चोट लगे थे। और ऐसा कहा जाता है कि इसने 100 युद्ध लड़ा था और 100 युद्धों में एक भी युद्ध नहीं हारा था, सारा का सारा युद्ध जीत लिया था, है ना। इसलिए इसको कहा जाता है, तुलना किया जाता है कि जिस तरह से नेपोलियन एक भी युद्ध नहीं हारा था, उसी तरह से समुद्रगुप्त भी एक भी युद्ध नहीं हारा था, इसलिए इसको भारत का नेपोलियन कहा गया। क्लियर हो गई बात। अब आइए तीसरा पॉइंट, याद रहेगा, क्लियर है। अब समुद्रगुप्त को संगीत प्रेमी कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। इसको क्या बोलते हैं, समुद्रगुप्त को, इसको संगीत प्रेमी बोला जाता है, संगीत प्रेमी बोला जाता है, ठीक है ना, कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो इसके सिक्कों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, इसके जो सिक्के बनाए थे, सिक्के इसने जो प्रचलित किए थे, चलवाए थे, उस सिक्कों पर इसको बीड़ा बजाते हुए इसका चित्र अंकित है। बीड़ा देखे हो ना, ये गिटार नहीं है, ऐसे किया हो तो गिटार मत समझ लेना, ठीक है ना। वीणा है ना, सरस्वती जी के हाथ में क्या है, वीणा ही है ना। तो वीणा बजाते हुए चित्र अंकित है इसके सिक्कों पर, और इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे इतिहासकार अनुमान लगाते हैं कि यह संगीत प्रेमी था, तभी तो इसके सिक्कों पर इसको बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसके सिक्कों पर इसको कैसे दिखाया गया है, सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अब ध्यान से सुनो, ये जो समुद्रगुप्त था ना, एक उपाधि धारण किया था। कौन सी उपाधि याद है, अश्वमेधकर्ता का उपाधि इसने धारण किया था। किसका उपाधि धारण किया था, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण किया था। इसके पहले चंद्रगुप्त प्रथम ने किसकी उपाधि धारण किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और समुद्रगुप्त किसकी उपाधि धारण करेगा, अश्वमेधकर्ता की उपाधि धारण करेगा। और यहां से उपाधि बहुत बार पूछा गया है, क्लियर है, ये भी आपको याद रखना। अब सुनो चौथा पॉइंट,
समुद्रगुप्त को ही कविराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। और ये प्रश्न पूछता है कि किस शासक को कविराज भी कहा जाता है, तो क्या बताओगे? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। या फिर ऐसे पूछ देगा कि किस शासक ने कविराज की उपाधि धारण किया था, तो क्या बताओगे? समुद्रगुप्त ने। ठीक है ना। अब सुनिए एक और पॉइंट देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि इसका जो राजकवि था, कौन? राजकवि। या फिर पूछ देगा महादंड नायक। क्या? महादंड नायक। ठीक है ना। तो अच्छा ये बताओ, बाहुबली मूवी कितने लोग देखे हो? उसमें है ना, जब बाहुबली देवसेना के वहां चला जाता है कुंतल देश, तो भल्लाल देव के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजती है ना बाहुबली की माँ। तो देवसेना क्या कर देती है? विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देती है और अपना तलवार भेजती है। कहती है कि इसी के साथ गठबंधन शादी करके आ जाओ, मैं तुमको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, है ना। तो गुस्सा जाती है ना बाहुबली की माँ गुस्सा जाती है। तो वहीं पे कहती है कि दंड नायक, क्या कहती है? दंड नायक, सेना तैयार करो, कुंतल देश पे आक्रमण करना है। उसका ये दुस्साहस, उसने ऐसा बोला। तो क्या बोलता है भल्लाल देव का पिता? क्या बोलता है? कहता है कि बाहुबली वहीं पे है, सेना भेज कर क्या करोगी? संदेशा भेजवा दो। तो उल्लू लेके जाता है संदेशा। याद आ रहा है फिगर? चील, वही कोई भी हो तो वहां दंड नायक आया है कि नहीं आया है? आया है ना। जो दंड का विधान कानून सब बताता है, कैसे दंड होगा, क्या इसका जो है आरोप क्या लगा है, और किस दंड के तहत, किस नियम के तहत इसको दंड मिलेगा, वो दंड नायक होता था। तो उसी तरह से पूछता है कि समुद्रगुप्त का जो राजकवि था, या फिर पूछ देगा समुद्रगुप्त का जो महादंड नायक था वो कौन था, तो आपको याद रखना पड़ेगा हरिसेन था। कौन था? हरिसेन था। और इस हरिसेन का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही हरिसेन है जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख को लिखवाया था। किसको लिखवाया था? इसी हरिसेन ने क्या लिखवाया था भाई? प्रयाग प्रशस्ति लेख। प्रयाग प्रशस्ति लेख लिखवाया था, है ना। ध्यान से याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति लेख से कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछता है। कहता है कि प्रयाग प्रशस्ति लेख, कहीं गलती होगा तो कहीं मात्रा आप सही कर लेना। तो प्रयाग प्रशस्ति लेख की जो है आपसे पूछा जाता है कि भाषा क्या थी, किस भाषा में ये लेख लिखा गया है। तो आप याद रखिएगा संस्कृत में लिखा गया। किस भाषा में? संस्कृत में लिखा गया। आपसे पूछ देगा कि प्रयाग प्रशस्ति लेख किस भाषा में लिखा गया, तो क्या बताओगे? संस्कृत में लिखा गया है। आपसे पूछ देगा, ठीक है ना, कि दूसरा पॉइंट पूछेगा कि यह जो प्रयाग प्रशस्ति लेख हरिसेन ने लिखा था, इसकी लिपि क्या थी। क्या पूछेगा? लिपि क्या थी। तो क्या बताओगे? ब्राह्मी लिपि थी। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। और मौर्य वंश पढ़ते समय हमने 4 लिपियों के बारे में पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि पढ़ा था, खरोष्ठी लिपि पढ़ा था, ग्रीक अरमाइक लिपि पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलिए अब तीसरा पॉइंट आपसे पूछेगा कि ये किस शैली में लिखा गया था। क्या पूछेगा? किस शैली में लिखा गया था। तो आप याद रखिएगा चंपू शैली में लिखा गया था। किस शैली में? चंपू शैली में। अब ये चंपू शैली क्या होता है भाई? गद्य और पद्य, मतलब ऐसी रचना जिसमें गद्य और पद्य दोनों तरह की चीजें शामिल हों, उसको हम कहते हैं चंपू शैली बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इतनी बात याद दे दो यार, 2 रुपये दे दो। लो, हाँ कैचू पकड़ने नहीं आ रहा है, दो उसको, दो जल्दी। हाँ चलिए अब देखिए, तो यहां से ये पूछेगा तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? आपको याद रखना प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा था? हरिसेन किसके दरबार में रहता था? और प्रयाग प्रशस्ति लेख की भाषा क्या थी? लिपि क्या थी? और इसकी शैली क्या थी? चंपू शैली। इतना जानकारी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर सुनो एक और पॉइंट, समुद्रगुप्त से एक और पॉइंट याद रखना। ये जो समुद्रगुप्त था ये विष्णु का उपासक था। किसका उपासक था? आपसे पूछ देता है, ठीक है ना, विष्णु का उपासक था, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट कम से कम आपको समुद्रगुप्त में याद रखना चाहिए, ठीक है ना। आपसे भर भर के पूछता है यहाँ से प्रश्न। ये सारे पॉइंट जितना लिखा हूं सारे प्रश्न बने हैं, आप लिखिए इसको पहले। चलिए लिख लिए आप लोग ना, तो चलो मिटा दूं इसको। अब आते हैं इसके बाद कौन आएगा भाई? चंद्रगुप्त
द्वितीय आएगा। तो थोड़ा सा हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय को भी देख लेते हैं, वहां से क्या क्या पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जितना पढ़ रहे हो कल पूछूंगा सबसे। बहुत आराम कर रहे हो, ठंडी में जो है कंबल तान के सो रहे हो जो, इसमें कौन घोड़ा बेच के सोता है जी? हैं? पवन भैया। तो पवन घोड़े का नाम ही है। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम ही पवन है ना जी। क्या क्या नाम है, कई बार बताया हूँ। सारंग नाम है, पवन नाम है और बादल नाम है। 3 उनके घोड़े का नाम याद रखिएगा, सारंग, पवन और बादल, ठीक है ना। चलिए अब आइए हम चंद्रगुप्त द्वितीय को पकड़ते हैं। भागने नहीं देना है, ठीक है। चलिए चंद्रगुप्त द्वितीय, अच्छा चंद्रगुप्त, सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हो गया ना। अब सुनो, ये भी बहुत प्रतापी शासक था, ठीक है ना। और सबसे पहला पॉइंट यहां से यही पूछता है कि फाहियान किसके दरबार में आया था। जो चीनी यात्री फाहियान था वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। या फिर ऐसे पूछेगा कि चीनी यात्री फाहियान भारत किसके शासनकाल में आया था, क्या बताओगे? और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चीनी यात्रियों के बारे में आपके भर भर के पूछा गया है। तो याद रखना है कि चीनी यात्री फाहियान, चीनी यात्री कौन? फाहियान भारत आया था, भारत आया था, ठीक है ना। इसी के शासनकाल में, ये शब्द मैं नहीं लिखा हूं, आप लिख लेना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था, आप ऐसे लिखना है आपको, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे कालिदास। कौन थे? कालिदास थे, बहुत बड़े कवि, है ना। बहुत बड़े कवि थे जिन्होंने एक रचना लिखा जिस रचना का नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। क्या नाम था? तो आपसे पूछा जाता है कि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किस शासक के शासनकाल में किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किए थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में कालिदास, नाम सुना सुना लग रहा है कि देखा देखा लग रहा है? कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की। अब ध्यान से सुनो, यहां से एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, यही अभिज्ञान शाकुंतलम पहली भारतीय ऐसी रचना है, पहली भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में किया गया था। आपसे ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में पूछ दिया है कि उस पहली भारतीय रचना का नाम बताइए जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में सर्वप्रथम किया गया था। तो क्या बताओगे? कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम ही पहली भारतीय ऐसी रचना है जिसका अनुवाद किसमें किया गया है? यूरोपीय भाषाओं में किया गया है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना कि अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय रचना है, प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय, कहाँ पे? यूरोपीय भाषाओं में किया गया है, भाषाओं में किया गया है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय भी बहुत ही प्रतापी शासक था। जब शक आक्रमण होगा तो शकों से ये युद्ध लड़ेगा और शकों को युद्ध में क्या कर देगा? पराजित कर देगा, युद्ध जीत लेगा। और शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, उस खुशी में, ये चांदी का सिक्का चलवाएगा। किसका सिक्का चलवाएगा? तो ये भी पॉइंट पूछा गया है ना। तो शकों पे विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में क्या चलवाया था? चांदी के सिक्के चलवाया था। तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा कि
शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलवाया था। चांदी के सिक्के जारी किया था, जारी भी किया था भी लिख सकते हो, चलवाया भी लिख सकते हो, चलवाया था। ठीक है ना। एक लास्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इसके दरबार में कौन कौन रहता था, तो ये भी लिख लो, मैं लिख दे रहा हूँ। दरबार में वरामिहिर, ठीक है ना। और कौन था भाई, वरामिहिर थे, और कौन था, धनवंतरी का नाम सुने हो, वरामिहिर, धनवंतरी और ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान रहते थे। ये पूछता है कि धनवंतरी किसके दरबार में रहते, तो आपको बताना पड़ेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। वरामिहिर किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये लिख लो पहले, ठीक है ना। इतना लिखिए आप लोग। क्या हो गया, क्या दरबार आप लोग बना लिया करो। मैंने कितनी बार कहा लिखते समय कभी मात्रा इधर उधर हो जाए तो आप बना लिया करो, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आते हैं जल्दी जल्दी कुमारगुप्त स्कंदगुप्त खत्म। ठीक है ना। इतना लिख लिया आप लोग, कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिए, आपका बच्चा कुमारगुप्त है ना, तो कुमारगुप्त से एक पॉइंट आप याद रखिएगा। कुमारगुप्त, ठीक है ना। एक पॉइंट याद रखिएगा, इसने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना करवाया था। ये बहुत बार पूछा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, कुमारगुप्त ने। गुप्त शासक कुमारगुप्त। तो याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय, लिख लो साथ में, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाया था। बस इसमें यही पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने, तक्षशिला किसने बनवाया था, विक्रमशिला किसने बनवाया था, धर्मपाल। बहुत बढ़िया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल शासक था। तो नालंदा किसने बनवाया था, तो कुमारगुप्त ने। ये दोनों आपको याद रखना है। हाँ, स्कंदगुप्त, हेडिंग डालो स्कंदगुप्त, मैं बोल के लिखवा दे रहा हूं, 3 ही पॉइंट है, ज्यादा पॉइंट नहीं है। क्या होगा, गलती लिख दिया हूं क्या, ना करिए ना सर। अब लिखो स्कंदगुप्त, लिखिए स्कंदगुप्त में पहला पॉइंट लिखो, मैं पहले बता चुका हूं। स्कंदगुप्त में पहला सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, बताया हूं ना। लिखिए पहला, इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाया था, इसने सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था, या पुनरुद्धार करवाया था, ये भी शब्द लिख सकते हो, पुनरुद्धार करवाया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, इसने पौड़दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, है ना। पौड़दत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था, ठीक है। सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया था। तीसरा पॉइंट लिखो, आपके एग्जाम में पूछा गया है। तीसरा पॉइंट है, इसी के समय हूणों का आक्रमण शुरू हुआ। हूणों का, हूण आक्रमण है ना, हूण आक्रमण लिखना है, हूण आक्रमण शुरू हो गया। इसी के समय हूण आक्रमण शुरू हो गया। आपसे पूछता है कि किस गुप्त शासक, किस कालखंड में हूणों का आक्रमण शुरू हुआ था हमारे देश पे, तो आप बताना स्कंदगुप्त। और अंतिम शासक कौन था,
विष्णुगुप्त। इस तरह से आपका गुप्त वंश में सारे शासकों के बारे में हम पढ़ लिए। क्लियर है? कुछ और भी पॉइंट होगा तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। बस आज के लिए इतना ही।